गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में, जो आपका 6 चैप्टर है। आपको जैसा कि पता है कि आपका 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और ये आपका 6 चैप्टर है। ठीक है, एक बार यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मैंने आपको बताया था कि ये जो विधायिका चैप्टर आपका 5 चैप्टर है, न्यायपालिका कार्यपालिका आपका जो है 4था चैप्टर है। इसके अलावा जो न्यायपालिका चैप्टर है वो है आपका 6 चैप्टर है। ठीक है, तो ये पढ़ा दिया हूँ, ये पढ़ा दिया हूँ। अब बारी आई है इसकी। तो जो बच्चे विधायिका और कार्यपालिका का वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, जाके आप वहां पे रीड आउट कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं न्यायपालिका की। इसमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे एक बार रीड आउट कर लेते हैं। जैसा कि न्यायपालिका का अर्थ, न्यायपालिका की संरचना, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में अंतर, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों को पद से हटाने का उपाय, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है, यानी कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। न्यायिक सक्रियता के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा न्यायपालिका और अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा न्यायपालिका और संसद के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम टोटल 5 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ तक पढ़ेंगे। बाकी के ये जो टॉपिक है आपके, ये सेकेंड पार्ट में आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी और इसमें अगर मैं पूरे टॉपिक को आपको कवर करूंगा तो इस वजह से ये टॉपिक मतलब वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इस वजह से इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में 5 टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। चीजें बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला आपका टॉपिक है न्यायपालिका का अर्थ क्या होता है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था और इसके अलावा उससे पिछले वीडियो में बताया था। एक एक लाइन में इन लोग का डेफिनेशन आप सीधा याद कर लेना कि विधायिका का काम क्या होता है, कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम क्या होता है, जो बनी हुई कानूनें हैं उनको लागू करना। ठीक है, और इसके अलावा न्यायपालिका का काम क्या होता है कि जो कानूनें लागू हो चुकी हैं उनकी समीक्षा करना, जांच पड़ताल करना, इसके अलावा न्याय की स्थापना करना। ये किसका काम क्या है, न्यायपालिका का काम है। डेफिनेशन की बात करें तो न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है। जैसा कि आपको पता है, पहला, दूसरा, तीसरा अंग है, तो इसमें कोई याद करने वाली लॉजिक है ही नहीं, आपको सिर्फ समझना है। तो न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है। न्यायपालिका कानून की समीक्षा करती है, यानी कि जांच पड़ताल करती है। इसके अलावा न्याय करने का काम करती है। जैसा कि आपको पता है कि जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो हमें न्याय देती है। इसके अलावा न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है, यानी कि स्वतंत्र का मतलब क्या है कि ये फ्रीडम है, इसको मिला हुआ है कि बिना झिझक के, बिना किसी जोर दबाव के अपना डिसीजन दे। जो सही है उसको सही साबित करे, जो गलत है उसका विरोध करे, यानी कि उसके पक्ष में, मतलब जो भी डिसीजन है उसके पक्ष में ना दे, जो सही है उसके पक्ष में डिसीजन दे। आगे कहते हैं जो न्यायपालिका है व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। जैसा कि आपको पता है, जो भी हमें अधिकार मिले हैं, मौलिक अधिकार मिले हैं या फिर जो भी अन्य प्रकार के अधिकार मिले हैं, उनकी ये क्या करती है, रक्षा करती है। और किसके माध्यम से करती है, ये करती है कानून के अनुसार करती है, यानी कि जो कानून है, कानून के दायरे में रख कर न्यायपालिका क्या करती है, डिसीजन सुनाती है। और किसके थ्रू मतलब देती है, संविधान के। ठीक है, और ये पूरा जो बुक है संविधान के ही ऊपर है, तो इस वजह से आपको हर चीज बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगी। तो न्यायपालिका का अर्थ आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि न्यायपालिका तीसरा अंग है, कानून की समीक्षा करती है, जांच पड़ताल करती है, न्याय देने का काम करती है। इसके अलावा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की या अधिकारों की रक्षा करती है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब बात कर लेते हैं न्यायपालिका की संरचना। संरचना का मतलब होता है बनावट। क्या होता है, बनावट। चलिए बात करते हैं। जैसे मान लो एक पिरामिड है, ठीक है, ये पिरामिड है, और पिरामिड में अगर 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दे तो जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है इसको बोलते हैं उच्च न्यायालय। जो तीसरा हिस्सा है उसको बोलते हैं जिला न्यायालय, और जो चौथा है उसको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, ये 4 टाइप्स के न्यायालय होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। ये जो अधीनस्थ न्यायालय होता है वो छोटे छोटे होता है, हर एक जगह पे होते हैं, यानी कि जिले के अंदर जो छोटे छोटे न्यायालय होते हैं ना, वो होते हैं। इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक न्यायालय स्थापित करते हैं जिसको बोलते हैं जिला न्यायालय। उच्च न्यायालय का मतलब क्या होता है कि एक स्टेट का एक न्यायालय। उच्च न्यायालय जो पूरे स्टेट, मतलब जो भी स्टेट है उसका सबसे बड़ा न्यायालय होता है उच्च न्यायालय। एक स्टेट का सबसे बड़ा न्यायालय क्या होता है, उच्च न्यायालय। और एक देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है जिसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, जो सबसे बड़ा है।
बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं, जैसे ये अधीनस्थ न्यायालय, अगर छोटे मोटे जो केसेस होते हैं, देखते हो कि बलात्कार हो गया, चोरी चकारी हो गई, ठीक है ना, मारपीट हो गया, ये सारे केसेस कहाँ पे जाते हैं? अधीनस्थ न्यायालय में जाते हैं। इसके अलावा जिला न्यायालय में जो यहाँ के जो मतलब मुद्दे ऐसे होते हैं जो नहीं सॉल्व हो पाते हैं, उसको कहाँ भेज दिया जाता है? जिला में भेज दिया जाता है। यानी कि जिले के अंदर जितनी भी दिक्कतें हैं उस इसका सॉल्व कौन करता है? जिला न्यायालय। अब जो जिला न्यायालय का कुछ ऐसा डिसीजन है जो नहीं वो ले पा रहा है, फिर जो लिया है वो गलत है, तो उस चीज को कौन सुलझाएगा? उच्च न्यायालय। और जो स्टेट वाइज जो भी समस्याएं होती है उस चीज को सुलझाने के लिए किसको रखा गया है? सर्वोच्च न्यायालय, जो पूरे देश का अकेला न्यायालय होता है, जो पूरे देश के लिए कानून बनाता है, या फिर जो भी कानून बनाया है उस पे जांच पड़ताल या जो भी है उस चीज के हिसाब से वो डिसीजन देता है। और याद रखिएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन होता है वो सबसे ज्यादा सर्वमान्य होता है, यानी कि सबको ही मानना पड़ता है। जैसे आपको पता है सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ये तीनों ही इतने पावरफुल हैं कि इन तीनों की बातें हर जगह पे मानी जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर इन तीनों में अगर कोई 2 ऐसा है जो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो तीसरे वाले, यानी कि अकेला बेशक है लेकिन तीसरे वाले के पास इतनी पावर है कि इन दोनों पर ये रोक लगा सकता है। ठीक है, और ऐसे ही तीनों के पास इतनी पावर है कि एक दूसरे को ये रोक सकते हैं। इस वजह से तीनों अच्छे से काम करते हैं, अच्छे ढंग से काम करते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा यहां से स्टार्ट करते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, क्योंकि छोटा लेवल का न्यायालय ना, यहां से स्टार्ट करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय, इसमें क्या आता है? फौजदारी और दीवानी के मुकदमे पर विचार किया जाता है। अब देखो फौजदारी और दीवानी में क्या अंतर होता है, इसके बारे में बात करते हैं। फौजदारी और दीवानी, फौजदारी मामले वो मामले होते हैं जो संपत्ति से रिलेटेड होते हैं। जैसे आप देखते हो, जैसे दिल्ली जैसे शहर में आप देखते हो कि विभिन्न प्रकार के जो घर होते हैं जो बड़े बना देते हैं, और इसके अलावा उन घर में जो रूम होते हैं रूम को किराए पे दे देते हैं। अब आपको पता है किराएदार को रखोगे तो कुछ किराएदार अच्छे होते हैं, कुछ मतलब खराब होते हैं, तो आगे चल के क्या आपस में अनबन हो जाती है किराएदार से, मकान मालिक से। अब इनके जो झगड़े हो गए या फिर किराएदारों से लड़ गए, तो इनके जो झगड़े होते हैं ये सारे झगड़े किस में आते हैं? फौजदारी में। यानी कि संपत्ति से जितने भी रिलेटेड झगड़े होते हैं वो कहाँ पे आते हैं? फौजदारी में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्रय विक्रय ये इत्यादि जितने भी मामले होते हैं वो किस में आते हैं? फौजदारी में आते हैं। दीवानी मुकदमे क्या होते हैं? दीवानी मुकदमे वो मुकदमे होते हैं जिसमें हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, लूटपाट हो गया, चोरी चकारी हो गया, इत्यादि मामले किस में आते हैं? दीवानी में आते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय का काम क्या होता है? फौजदारी और दीवानी मामलों पे क्या है? अपना विचार प्रकट करना या फिर न्याय देना। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, दूसरा बात करते हैं जिला अदालत। जिला अदालत क्या है? डिस्ट्रिक्ट आपका जो कोर्ट है, इसमें क्या है? जिले में दायर मुकदमे की सुनवाई करता है। यानी कि जो भी मुकदमा ऐसा है जो जिले यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुकदमा दायर किया गया है तो उसकी सुनवाई करता है। आगे जो निचली अदालत है, यानी कि ये वाला जो अदालत है, निचली अदालत के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई करता है। अब देखो समझो यहाँ पे अपील का मतलब क्या होता है? अपील, ठीक है, अपील का मतलब क्या होता है? अपील का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो जिसका कोई केस चल रहा है, वो कहाँ लेके आया है? अधीनस्थ न्यायालय में आया है, और अधीनस्थ न्यायालय में उसने अपना मुकदमा दायर किया है। अब अधीनस्थ न्यायालय का जो जज है उसने क्या किया? डिसीजन दिया, और उस डिसीजन से जो व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि उसके पक्ष में फैसला आया ही नहीं। तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे ये क्या करेगा? अपील करेगा। कहाँ पे? जिला न्यायालय में, कि सर ऐसी ऐसी बात है और मुझे इनके डिसीजन से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, इस वजह से आप हमारे केस की सुनवाई करो। इसे क्या बोलते हैं? अपील करना। तो निचली अदालत के फैसले पर की गई अपील को सुनवाई करता है। कौन करता है? जिला अदालत करता है। आगे गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला सुनाता है। कुछ ऐसे मामले हैं जो गंभीर है, ठीक है, जिसपे डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है, तो उस टाइप में जो जिला अदालत होते हैं उस केसेस को सुलझाती है। आगे बात करते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय क्या होता है? निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपीलों की सुनवाई करता है। अब जैसे मान लो कि कोई फैसला है जो अधीनस्थ न्यायालय से सीधा कहाँ चला गया? उच्च न्यायालय में, तो उन अपीलों की सुनवाई करता है। या फिर जिला अदालत की जो भी कार्रवाई है उस चीज को, मतलब जो जिला अदालत की जो भी अपील है उसको वो सुनवाई करता है। यानी कि निचली अदालत के जितने भी अपील होते हैं उनकी सुनवाई करता है कौन? उच्च न्यायालय, क्योंकि स्टेट का सबसे बड़ा
न्यायालय होता है, इस वजह से। इसके अलावा मौलिक अधिकारों पर बहाल करने के लिए रीट जारी करता है। रीट का मतलब समझते ही हो, मैंने बताया था दूसरे चैप्टर में। रीट का मतलब क्या है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप जाते हैं न्यायालय में, और न्यायालय जिस हिसाब से वो मतलब अपना आदेश देती है, जिस फॉर्म में आदेश देती है, उसी को बोलते हैं रिट, ठीक है ना। और रिट 5 टाइप्स के होते हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उपरीक्षण इत्यादि चीजें होती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा राज्य के क्षेत्राधिकारों में आने वाले जितने भी मुकदमे होते हैं उसका क्या करती है, निपटारा करती है। यानी कि राज्य लेवल पर जितने भी मुकदमे होते हैं उस चीज का निपटारा करती है। आगे बात करते हैं अधीन न्यायालय अदालतों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण करती है। पर्यवेक्षण का मतलब यहाँ पे होता है देख रेख करना, या जितनी भी चीजें होती है उसको देख रेख करती है और निर्णय सुनाती है। आई बात समझ, उच्च न्यायालय का काम समझ में आ गया, ठीक है। तो अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये तीनों समझ में आ गई। आगे बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। भारत का सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है उसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। इसके फैसले सभी अदालतों में मान्य होते हैं, यानी कि ये जो भी डिसीजन दे दिया उसको सभी को मानना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, यह उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। यानी कि जो उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, जो क्या होते हैं, जज होते हैं, इनका तबादला कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, इधर से उधर, उधर से उधर। ये परफॉर्मेंस के हिसाब से होता है, ठीक है। इसके अलावा यह किसी भी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकते हैं। यानी कि कोई भी अगर मुकदमा यहाँ पे चल रहा है, अगर इसको लगता है कि मुझे ही इस चीज की सुनवाई करनी पड़ेगी, तो वो उसको मंगा के उस चीज पे अपना फैसला सुनाता है। आगे, यह किसी भी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। जैसे मान लो कि जो उच्च न्यायालय है, अब विभिन्न प्रकार के जो स्टेट हैं, तो वहां पे हर एक स्टेट में अलग अलग उच्च न्यायालय होगा। तो एक जगह पे अगर मान लो कोई फैसला चल रहा होगा या मुकदमा चल रहा होगा, उसको किसी दूसरे कोर्ट में भेज सकता है, उधर से उधर में भेज सकता है। ये इसका पावर होता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, या कभी सिचुएशन पड़ गई तो उस टाइम पे हो भी सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। और अगर मतलब जरूरत पड़ती है तो ये अपने पास बुला लेती है, ठीक है ना, उस मूल मुकदमों पर, ठीक है। तो ये लिखा है कि यह किसी भी उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमों को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय की मर्जी होती है। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। तीसरा टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंतर। एक बार आप देखो वीडियो, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना शॉर्ट तरीके से आपको चीजें समझाई गई हैं कि भूलने का चांसेस है ही नहीं, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं हाई कोर्ट। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो पूरे देश का, मतलब अपने एक देश का अकेला कोर्ट होता है, ठीक है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, देश का अकेला कोर्ट होता है। इसके अलावा जो उच्च न्यायालय होता है, यानी कि जो हाई कोर्ट होता है, वो विभिन्न स्टेटों में, यानी कि हर एक स्टेट का अपना एक उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। तो पहला बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख जो किया गया है भाग 5 में किया गया है, यानी कि संविधान के भाग 5 में किया गया है। और उच्च न्यायालय का किस में किया गया, भाग 6 में। आपको याद कैसे करना है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का भाग 5 में, उच्च न्यायालय का भाग 6 में। इसके अलावा अगर अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच में जो भी अनुच्छेद है उसमें जिक्र किया गया है किसके बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। और उच्च न्यायालय का जो दिया गया है अनुच्छेद 214 से लेकर 237। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे एक लॉजिक की बात करें तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है आपका 23 का, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी आपका क्या है, 23 का। तो याद करने में आसानी क्या हुई, 124 से लेकर 147 और ये 214 से लेकर 237। चीजें समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय देश का एक होता है, जो कि कहाँ स्थापित है, दिल्ली में, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है। इसके अलावा अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय में हर एक स्टेट का अपना उच्च न्यायालय हो सकता है। याद रखिए, सर्वोच्च न्यायालय देश का एक होता है, एक न्यायालय होता है, तथा उच्च न्यायालय हर एक स्टेट का अपना एक उच्च न्यायालय हो सकता है। इसके अलावा तो प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो सकता है, या फिर 2 या 3 राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। 2 या 3 राज्यों का एक उच्च न्यायालय
हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो दो राज्य हैं, ठीक है, और दोनों राज्य एक दूसरे से अटैच्ड हैं, ठीक है, जैसे मान लो हरियाणा पंजाब मान लो कि छोटे छोटे राज्य हैं और एक दूसरे से अटैच्ड हैं, मतलब आसपास में ही है, तो हो सकता है कि इन दोनों का जो उच्च न्यायालय है वो एक ही हो, जो हाई कोर्ट है वो एक हो। और इस चीज का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है? ये किया गया है 231 में। अब इसको याद कैसे करना है? ये लिखा है 2 या 3 राज्यों का एक उच्च न्यायालय। 2 यानी कि 2, 3 यानी कि 3, 1 यानी कि 1, यानी कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। आई बात समझ? 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक कितना? 3। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। इसकी जिक्र किसमें की गई है? 231 में। चीजें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बात करते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में जो एक न्यायाधीश होता है, जो मुख्य होता है, जो पद पे आके सीट पे आके बैठ के डिसीजन देता है, उसको ही बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश, यानी कि मेन न्यायाधीश। इसके अलावा अन्य न्यायाधीश होते हैं जो उनको सपोर्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है प्रधानमंत्री, दूसरे होते हैं मंत्रीगण, तो मंत्रीगण प्रधानमंत्री को सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही जो अन्य न्यायाधीश होते हैं इन मुख्य न्यायाधीशों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी क्या होते हैं? अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें उच्च न्यायालय में भी सेम यही होता है कि एक जो होता है मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी कौन से होते हैं? अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब बात करते हैं जिस टाइम पे सर्वोच्च न्यायालय की स्टार्टिंग होती है उस टाइम पे एक तो मतलब एक तो मुख्य न्यायाधीश तो होता ही होता है, बाकी अन्य में कितने थे? वो थे 7, यानी कि टोटल अगर काउंटिंग कर दे तो कितनी हो गई? 8। तो यानी कि शुरुआत में 1 और 7 होते थे, यानी कि टोटल बात करते हैं तो 8 होते थे। एक मुख्य न्यायाधीश, बाकी अन्य न्यायाधीश, ठीक है। और आज के टाइम पे अगर बात करें तो एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 जो है अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। और टोटल कितने हो गए? 31। और अगर इसमें बात करें उच्च न्यायालय में तो आपको पता हर एक स्टेट का अलग अलग है, इस वजह से अन्य न्यायाधीशों के बारे में जिक्र नहीं है। तो इस वजह से ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना रखे। अलग अलग स्टेटों का अलग अलग है तो उसको नहीं बता सकते, इस वजह से उसको आप नेट पे सर्च कीजिए, आपको चीजें मिल जाएंगी। अदरवाइज आपको समझने के लिए एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, बाकी क्या होते हैं? अन्य न्यायाधीश होते हैं। चीजें समझ में आ गई? आगे योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो 5 साल तक किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट में 5 साल के लिए न्यायाधीश होना जरूरी है। इसके अलावा 10 साल तक एडवोकेट होना जरूरी है। इसके अलावा राष्ट्रपति की नज़र में जानकार होना जरूरी है, राष्ट्रपति जानता हो, ठीक है। इसके अलावा वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति होती है। वरिष्ठता तो आपको मैंने पहले ही बताया है। वरिष्ठता का मतलब क्या होता है? एज के हिसाब से। एज के हिसाब से कैसे? अगर मान लो कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के लिए जो मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि जो एक न्यायाधीश है, इनके लिए 2 बंदे सेलेक्ट हुए। कौन कौन से? एक जो है जिसकी एज है, सपोज जिसकी एज है 40 और दूसरे की एज है 41। अब मुझे बताइए कि इसमें से कौन से व्यक्ति को सेलेक्ट किया जाएगा? हालांकि क्वालिफिकेशन हर एक चीज सेम है, लेकिन एज में डिफरेंस हो, तो किसको सेलेक्ट किया जाएगा? 41 वाले को। क्यों सेलेक्ट किया जाएगा? क्योंकि जितने वरिष्ठ होंगे, जितने बड़े होंगे, उतनी ही नॉलेज ज्यादा होगी, ऐसा माना जाता है। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, तो इस वजह से इनको सेलेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति। आगे बात करते हैं इसमें योग्यता। इसमें योग्यता उच्च न्यायालय में 10 साल तक जज होना चाहिए। दूसरे नंबर पे 10 साल वकालत होना चाहिए, जज होना चाहिए, निचली अदालतों में जज होना चाहिए। इसके अलावा सी पॉइंट अगर बात करें तो राष्ट्रपति की नजर में जानकार होना चाहिए, और इसके अलावा वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति होती है। सेम, दोनों में सेम है। आई बात समझ? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। नियुक्ति की अगर बात करें तो नियुक्त कौन करता है? तो हमें समझ में आता है कि जो मुख्य न्यायाधीश है, जो मेन न्यायाधीश है, उसको नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति आता है, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश हैं, जो 30 थे ना अन्य न्यायाधीश, उनको नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति तो होता है, साथ में जो मेन न्यायाधीश है ये भी होता है। इन दोनों के सहमति पर अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। और सेम ऐसे इसमें है कि जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कैसे होगा? राष्ट्रपति के द्वारा,
वित्त में जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा किसकी नियुक्ति होगी, मुख्य न्यायाधीश की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है। इसके अलावा अन्य की नियुक्ति कैसे होगी, राष्ट्रपति तो होगा, साथ में जो उच्च न्यायालय यानी कि इसको जो स्थापित किया है ना, इसको जो नियुक्त किया है, ये जो होगा ये अपने अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। आई बात समझ, एक बार और समझते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, वित्त में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के वो करेंगे। इसके अलावा अब ये तो नियुक्त हो गए, अब इनकी भी अथॉरिटी है, तो इस वजह से राष्ट्रपति और अन्य न्यायाधीश मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, ये दोनों मिलकर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। कोई दिक्कत, आई होप दिक्कत नहीं होगी, एक बार दोबारा देख लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, शपथ नियुक्ति हो गई। अब शपथ कौन दिलाएगा, तो जो मुख्य न्यायाधीश है उसको राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। इसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति और वित्त में ये जो मुख्य न्यायाधीश है ये करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे शपथ कौन दिलाएगा, जो मुख्य न्यायाधीश है उसको शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति होते हैं। इसके अलावा जो अन्य होते हैं उनके लिए राज्यपाल होते हैं, गवर्नर जो होते हैं वो शपथ दिला सकते हैं, ठीक है। वेतन की अगर बात करें तो 1 लाख रुपए जो वेतन होती है मुख्य न्यायाधीश की होती है, जो 90,000 रुपए होती है ये अन्य न्यायाधीशों की होती है। इसके अलावा इसमें अगर वेतन की बात करें तो 90,000 रुपए जो होती है ये उच्च न्यायालय के मेन न्यायाधीश की होती है, और जो 80,000 रुपए होती है वो अन्य न्यायाधीशों की होती है। अब याद तो आपको ऐसे ही हो जाएगा कि जो मेन न्यायाधीश है उसका 1 लाख, जो अन्य है उसका 90, और जो ये 90 है एज इट इज इनके मुख्य न्यायाधीशों को मिलती है। तो इस वजह से 90-90 तो आपको समझ में आ रहा है कि उच्च न्यायालय के जो मेन न्यायाधीश को 90 मिलता है और जो अन्य है उनको 80 मिलता है। आगे कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है, 65 वर्ष। इसमें कितना होता है, उच्च न्यायालय में 62 वर्ष। त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, और ये भी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है किसको दे सकते हैं, राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। आगे बात करते हैं कार्य, कार्यों की बात करें तो इनके कार्य क्या होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के। तो एक तो मैं पहले ऐसे ही कार्य बताऊं, तो आपको पता है मौलिक अधिकार जो हमें मिला है, मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सीधा कहाँ जाते सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में। तो पहला काम तो ये हो गया कि जो भी ऐसे केसेस हैं जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड है उसकी सुनवाई कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। इसके अलावा अगर बात करें तो स्टेट वाइज उच्च न्यायालय तो अपना फैसला सुनाई देता है, अदरवाइज अगर 2 राज्यों के बीच में जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए कौन बैठा है, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसलिए पहले लिखा है कि 2 राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद है तो उस चीज का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करती है। इसके अलावा मौलिक अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। और इसके अलावा उच्च न्यायालय का काम क्या होता है, जिला न्यायालय के गंभीर मुद्दों को सुलझाते हैं, यानी कि ऐसे फैसले, ऐसे मुकदमे जो जिला न्यायालय पे बहुत ज्यादा है तो इसको अपने पास बुला सकते हैं उच्च न्यायालय। इसके अलावा राज्यों के प्रशासनिक कार्यों में निर्णय सुनाते हैं, यानी कि कोई भी राज्य से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है उसका डिसीजन देने का काम किसका है, उच्च न्यायालय का, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें कि अगर इन केस सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको हटाना है तो कैसे हटाया जा सकता है, तो हटाने की प्रक्रिया तो वैसे बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन इनको भी हटाया जा सकता है किसके द्वारा, महाभियोग के द्वारा। जैसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, ऐसे ही महाभियोग के द्वारा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाया जा सकता है। तो महाभियोग के द्वारा चीजें समझ में आएगी। आई होप आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है। भाग 5 भाग 6 अनुच्छेद 124 से 147, इधर 214 से 237, ठीक है। ये एक होता है, ये अनेक हो सकते हैं, हर राज्यों का अपना अलग अलग होता है, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। 231 में बोला गया है, ये तो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है, 2 2 3 3 1 1, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। योग्यताएं मैंने बता दिया। इसके अलावा नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वेतन 1,90,000, 90,000, 80,000, ठीक है। 65 वर्ष इसमें, 62 वर्ष इसमें, राष्ट्रपति इसमें, यानी कि त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है। कार्य मैंने बता दिया, आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। जो अगला टॉपिक हमारा है वो है चौथा, जिसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार का मतलब समझते हो, क्षेत्र और अधिकार, यानी कि कौन कौन से क्षेत्रों पर, कौन कौन से एरियाओं में अपना फैसला सुना सकता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय।
यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अंडर कितने क्षेत्र आते हैं, इस चीज की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हालांकि जो है मेन 4 हैं, कितने हैं 4, कौन कौन से हैं एक बार बात कर लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, पहला होता है मौलिक क्षेत्राधिकार, दूसरा होता है अपीली क्षेत्राधिकार, तीसरा होता है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, चौथा होता है रीट। एक बार में आपको चीजें याद होंगी। चलिए समझाते हैं कैसे। मैंने आपको बताया था मौलिक का मतलब क्या होता है, आवश्यक। क्या होता है, आवश्यक। आवश्यक, आप भूलो नहीं, इस चीज को इसमें लिख दे रहा हूं। मौलिक का मतलब क्या होता है, आवश्यक, इसी बोलते हैं मौलिक। यानी कि ऐसे केसेस जो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ठीक है, उस पर फैसला देने का जो अधिकार होता है होता है सर्वोच्च न्यायालय का। अब जैसे संघ और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा करना। 2 राज्य हैं, अब इन 2 राज्यों में सीमा विवाद चल रही है, सीमा विवाद चल रही है, किसी कारणवश सीमा विवाद चल रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे इन दोनों पर, अब जैसे मान लो यहाँ पे भी अपना हाई कोर्ट है, यहाँ पे भी अपना हाई कोर्ट है, और इन दोनों में विवाद चल रहा है। अब मुझे बताओ कि ये केसेस कहाँ जाएगा, ये सुनाएंगे कि ये सुनाएंगे। अब एक दूसरे तो सुना नहीं सकते, तो क्योंकि अगर ये सुनाएंगे तो अपने पक्ष में सुनाएंगे, ये सुनाएंगे तो इनके पक्ष में सुनाएंगे। इस वजह से ये जो फैसला जाता है कहाँ जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, तो यही लिखा है कि विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों को कौन सुलझाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच, संघ का मतलब होता है, जैसे देखो एक होता है राज्य, दूसरा होता है केंद्र, केंद्र को ही बोलते हैं संघ। तो केंद्र और राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद चल रहा है, जैसे देश के प्रधानमंत्री और किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बीच में कोई विवाद चल रहा है या कुछ भी चीजें चल रही हैं, उस चीज को फैसला सुनाने का अधिकार किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, मौलिक समझ में आ गया। एक बार बुक पढ़ लेना, आपको और ढंग से समझ में आ जाएगा। ये तो मैंने आपको समझा दिया, बाकी इसका जो सीरीज आएगा क्वेश्चन आंसर का, उसमें एकदम आप लोग एक्सपर्ट बन जाओगे, डोंट वरी इस चीज के लिए। ठीक है, अपीली का मतलब क्या होता है, अपील। आप देखो कई बार ऐसा होता है, मैंने बताया कि जो नीचे वाले अदालत है, अगर हम उसमें जाते हैं और हमारा फैसला नहीं हो पाता है, या फिर न्यायाधीश जो भी फैसला देते हैं वो हमें स्वीकार नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होता है, अपील कर सकते हैं। कहाँ पे, ऊपर वाले न्यायालय में। ठीक है, तो अपीली का मतलब क्या होता है कि अगर ऐसे केसेस जो नीचे वाले अदालत में सुलझते नहीं है, वो सीधा कहाँ जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में। दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील की सुनवाई करना, ये भी कहाँ आता है, सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, नीचे वाले अदालतों की जो अपीलें होती हैं वो कहाँ जाती है, सर्वोच्च न्यायालय में जाती है। चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं सलाहकारी, सजेशन। कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति को कोई काम करना है, उस चीज की वजह से वो क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनसे सलाह मशवरा करते हैं, मतलब सजेशन लेने का काम करते हैं। तो उस टाइम पे जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि जो सर्वोच्च न्यायालय जो भी अपना डिसीजन दे या जो भी अपना राय दे, राष्ट्रपति उस चीज को माने। ठीक है, तो हालांकि सलाह दे सकते हैं, यानी कि जनहित के मामलों तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को ये सलाह दे सकते हैं। कौन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, और रिट की अगर बात करें तो रिट तो आपको पता है कि अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उस टाइम पे आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय क्या करेगी, रिट जारी करेगी। जैसे कौन कौन से रिट होते हैं व्यक्तियों के मौलिक अधिकार के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए रिट जारी किया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, उत्प्रेक्षण रिट, अधिकार परीक्षा इत्यादि चीजें। रिट पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप जाके उस वीडियो को देखो, आपको सारा रिट समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो रिट संबंधी जो भी मसले होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय इस चीज पे फैसला देती है। चीजें समझ में आ गई, मौलिक समझ में आया, आवश्यक जो होते हैं 2 राज्यों के बीच वाला। इसके अलावा अपील, अगर कोई व्यक्ति अपील करता है ऊपरी अदालत में, तो उस टाइम पे सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उस चीज को फैसला सुनाता है। सलाहकारी समझ में ही आता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपना सलाह दे सकता है किसको,
राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति माने ना माने उसके ऊपर डिपेंड करता है। रेट तो मैंने बता ही दिया, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखो यहाँ पे लिखा है विशेषाधिकार। अपील में ही ये एक हिस्सा आता है जिसको बोलते हैं विशेषाधिकार। विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है, चलो चीजें समझते हैं। भारत भूभाग के किसी अदालत द्वारा पारित मसले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लीव पिटीशन के तहत की गई अपील की सुनवाई करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो होती है स्पेशल लीव पिटीशन, एक प्रकार की अपील होती है। क्या होती है? अपील होती है, लेकिन ये अपील से भिन्न होती है। अपील से ये डिफरेंट होती है। कैसे? जैसे मान लो ये अपने दो न्यायालय हैं, एक को मान लो ए, दूसरा मान लो बी, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय मान लो, इसे अपना जिला न्यायालय मान लो। अब यहाँ पे कोई फैसला हुआ, फैसला अगर उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा या उसके पक्ष में नहीं था तो ऊपर वाले में जाकर अपील करेगा। तो अपील का मतलब क्या होगा कि फाइनल डिसीजन देने के बाद जो भी उस मुद्दे की सुनवाई करने के लिए वो ऊपर अदालत में जाकर जो अपील करता है उसे एक्चुअल में अपील बोलते हैं। लेकिन जो स्पेशल लीव पिटीशन जो होता है ये वो मतलब अपील होता है जो किसी भी डिसीजन में आप जा सकते ऊपर, ठीक है, आप जा सकते ऊपर, ठीक है, ऊपर मतलब अपील कर सकते हो। अच्छा, एक चीज समझो, यहाँ पे स्पेशल लीव पिटीशन जो होता है इसके लिए आपको जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप कहाँ पहुंचोगे? सर्वोच्च न्यायालय पहुंचोगे। लेकिन जो अपील होता है ना, अपील के लिए आप उसके ऊपर वाले अदालत में पहुंचोगे। ठीक है, आई बात समझ में? अपील जो होता है ऊपरी अदालत में भेजा जाता है, लेकिन जो स्पेशल लीव पिटीशन जो होते हैं वो सीधा कहाँ पहुंचता है? सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचता है। ये इसका अंतर है। चीजें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतनी अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। आज का लास्ट टॉपिक जो है, न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जा सकता है। मैंने पहले आपको बता दिया कि जो न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया बहुत ज्यादा कठिन है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है हटाया नहीं जा सकता, हटाया जा सकता है। कैसे? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा मुश्किल है। कदाचार सिद्ध होने या अक्षमता की स्थिति में उन्हें पद से हटाया जा सकता है। कदाचार का मतलब मान सकते हो भ्रष्टाचार या कुछ कमियां होने की वजह से या अक्षमता होने की स्थिति में उस पर से हटाया जा सकता है। आगे, जज के खिलाफ आरोप को संसद में खास बहुमत की मंजूरी होना चाहिए। अगर सपोज या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अगर इनके किसी भी जज को हटाना है तो पहली बात तो हटाना मुश्किल है, लेकिन इनको अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? जो हमारा संसद होता है, यानी कि लोकसभा, जो राज्यसभा होता है, लोकसभा राज्यसभा में इनके खिलाफ जैसा आपको पता है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता था सरकार के खिलाफ, ऐसे ही इनके खिलाफ एक अपील लानी पड़ेगी जिसके तहत जितने भी वहां के संसद हो गए, संसद अगर इस जज के खिलाफ बहुमत देते हैं, ठीक है, और बहुमत सिद्ध हो जाता है हटाने के लिए, तो उस टाइम पे जजों को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, जहाँ पे जो संसद होते हैं, संसद अपना वोट देते हैं, और अगर इन जज के खिलाफ ज्यादा वोट आ गया तो इनको हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब जज के खिलाफ आरोप को संसद में खास बहुमत की मंजूरी जरूरी है। आगे, जब तक संसद के सदस्यों में सहमति ना हो तब तक जज को हटाया नहीं जा सकता है। आगे बात करें, जहां न्यायाधीशों को नियुक्त करने में कार्यपालिका का अहम भूमिका होता है, यानी कि न्यायाधीश को अगर नियुक्त करना है तो कार्यपालिका उस चीज को कर सकती है, कार्यपालिका नियुक्त कर सकती है, लेकिन हटाने का जो काम होता है वो किसका होता है? विधायिका का। विधायिका मतलब यही संसद, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, आगे बात करते हैं। जहां तक एक बार ऐसा मौका आया है जब किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव आया हो और संसद के कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि एक ऐसा टाइम आया था जहां पे जो जज थे, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो जज थे, उनके खिलाफ ये अपील की गई थी, हटाने के लिए महाभियोग लाया गया था संसद में। संसद के सदस्यों ने वोट भी दिया था, ठीक है, 2/3 वोट भी गए थे, लेकिन संसद के जो जज थे, जिन लोगों ने वोट दिया था, ठीक है, उनकी संख्याएं कम थी,
तो इस वजह से जजों को नहीं हटा पाए, उस टाइम के जज के नहीं हटा पाए। यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा में ये बात पहुंची तो इनके सदस्यों को तो वोट देना है, किनके खिलाफ? जज के खिलाफ। अगर ये जज के खिलाफ वोट देते हैं और वोट ज्यादा है, बहुमत सिद्ध हो गया हटाने के लिए, तभी तो हटेंगे। लेकिन उस टाइम पे जो बहुमत आया था वो बहुमत ज्यादा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कांग्रेस उस टाइम पे अपने सदस्यों द्वारा मतलब वोट नहीं दिया था, इस वजह से हटाया नहीं जा सका। ठीक है। अब जैसे केसेस क्या था, जो न्यायमूर्ति रामास्वामी ये थे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, और इनके ऊपर एक बोल सकते हो एक आरोप ये लगा था कि जिस टाइम पे ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर स्थापित थे, पंजाब और हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है उस पद पर थे ये, ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे। तो उस टाइम पे इन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया था, मतलब जो भी पद का इन्होंने दुरुपयोग किया था, और जो सार्वजनिक जो पैसा होता है उसको व्यक्तिगत रूप में अपने पास मंगा लिया था, ये इनको ऊपर आरोप लगा था। ठीक है, आपके बुक में लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इनको ऊपर आरोप लगा था कि ये अपने पद का अधिकरण किए हैं और जो सार्वजनिक जो संपत्ति है, ठीक है, उनका पर्सनल यूज किए हैं। तो इस वजह से इन पे आरोप लगा था। कब लगा था? 1991 में। और इन पे एक जांच पड़ताल बैठी थी, जांच हुई थी, कब हुई थी? 1992 में। और इन्हीं के खिलाफ महाभियोग लाया गया था लोकसभा और राज्यसभा में। लोगों ने, उनके सदस्यों ने वोट दिया था, और कितने वोट पड़े थे? 2/3 वोट पड़े थे, लेकिन बहुमत सिद्ध नहीं हुआ था, बहुमत नहीं मिल पाया था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने वोट नहीं दिया था। ठीक है, तो इस वजह से जो उस टाइम के जो जज थे न्यायमूर्ति रामास्वामी, उनको जज के पद पर बरकरार रखा गया। अगर यही ऐसा हुआ होता कि लोकसभा राज्यसभा का जितने व्यक्ति हैं उन्होंने अगर वोट दिया होता और बहुमत सिद्ध हो गया होता, तो न्यायमूर्ति रामास्वामी को पद से बर्खास्त कर दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप ये चीजें समझ सकते हो कि एक बार ऐसा मौका आया था जहाँ पे वोट डाले तो गए थे, लेकिन बहुमत सिद्ध ना होने के कारण न्यायमूर्ति रामास्वामी को अपने पद पर बरकरार रहने की अनुमति दे दी गई थी। चीजें समझ में आ गई। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया एक बार पढ़ना और चीजें समझ में आ जाएगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। इतनी सारी चीजें, आपका जो टोटल 5 टॉपिक है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब बचे आपके 4 टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा आप किस चीज़ पे वीडियो और चाहते हैं वो चीज़ बताइए। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है पढ़ाई में, स्टडी में, किसी भी चीज़ को लेकर वो आप बताइए। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी है या और कुछ करने की मुझे ज़रूरत है, वो भी चीज़ बनाइए। क्योंकि बोर्ड पे पढ़ाने की आदत है, इस तरीके से पढ़ाने की आदत नहीं है, बट कोई नहीं, अपना बेस्ट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें आपको समझ में आ ही रही होंगी। आप लोग का सपोर्ट मिला तो बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।